नमस्कार सभी को। वेलकम टू लिटरेचर सिंप्लीफाइड। गाइस, जैसा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है लिटरेचर सिंप्लीफाइड, यहाँ पर हम लोग लिटरेचर, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला जो लिटरेचर है उसमें पूछे जाने वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको हम किस तरीके से सिंपल मैनर के साथ, सिंप्लीफाइड मैनर के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, इसी चीज के लिए हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम लिटरेचर सिंप्लीफाइड ही रखा है। तो साथियों, हम जो है आज से हमारा लिटरेचर का सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करूं उससे पहले मैं 2 मिनट जो है वो एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, सो दैट आपको पता चलता रहे कि आगे की जो जर्नी है वो हमारी कैसे रहेगी और हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है, कि जिस अप्रोच से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव आएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि हर चीज को शुरू से शुरू करना काफी जरूरी होता है। मैंने देखा है कि जब अलग अलग जो आपके जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आप अलग अलग टीजीटी पीजीटी और डिफरेंट डिफरेंट जो आप एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, वो आप लोग देते हैं। तो कहीं पर कुछ टॉपिक सिलेबस में होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं, लेकिन उनको भी अगर आप शुरू से पढ़ोगे भी वो, या आप उन कॉन्सेप्ट्स तक पहुंच पाओगे। और लिटरेचर एक ऐसा आपका फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस है। हर चीज को, जैसे इतिहास हो गया, इतिहास में भी कोई चीज जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती। आपके सिलेबस में भले ही, मान लो, जैसे मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं, सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री दे रखी है, क्या उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति राजस्थान या बिहार की हिस्ट्री पढ़ा रहा है या उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो क्या वो आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं, वो भी उसी का पार्ट ही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो हमारा जो सिलेबस है उसको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, सो दैट आप हर एक चीज को रिलेट करके समझ पाए और आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो पाए। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर देखो एक चीज और है, मैं सिर्फ कोर्स जो है कंप्लीट करवाने में बिलीव नहीं करता और ना ही करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग लिटरली चीजों को सीखें। तो हमारी जो क्लासेस का जो ड्यूरेशन रहेगा, मैं चाहूंगा कि हमारी क्लास का ड्यूरेशन लगभग 30-40 मिनट्स का ही एक क्लास जो है वो रहे। ठीक है। यूट्यूब पर भी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस करते हैं खूब सारी। यहाँ पर हम लोग जो कंटेंट पढ़ेंगे उस कंटेंट, एकदम रेलेवेंट कंटेंट पढ़ेंगे, और मैं ट्राई करूंगा यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ज्यादा लाऊं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा क्या है कि आप उसके अंदर जो है, जैसे मैं जब बात कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो हम देखो 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त लगभग 1 सवा घंटा लग जाता है, क्योंकि बातचीत भी करते हैं, कमेंट भी पढ़ते हैं। यूट्यूब पर वो इंटरेक्टिव क्लास होती है, चलता है। बट यहाँ पर बैच में वही क्लास जो 1 आवर में आपकी रहेगी, 1 घंटे में जितना कंटेंट आप पढ़ोगे, और उसी को मैं अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाऊंगा तो मैं लगभग 30-35 मिनट में उसको आराम से बिना स्पीड बढ़ाए मैं पढ़ा लूंगा। आप लोगों को क्या है, यानी जो कंटेंट आपने 1 घंटे में आप पढ़ोगे उसी को आप लगभग 30 मिनट्स में पढ़ लोगे। तो बेटर ये है कि आप क्या करें, आप 1 घंटे पढ़ने की बजाय आप 30 मिनट वाला लेक्चर 2 बार देखें, इससे रिजल्ट और इफेक्टिव आएगा आपका। तो हम लोग जो है वो क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ जो है इफेक्टिव कंटेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकर बजरंगबली का नाम, हम देखो लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेचर। सबसे पहले लिटरेचर का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे, और उसके बाद हम लिटरेचर की हिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे। व्हाट इज लिटरेचर। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, बात हम लिटरेचर की करेंगे तो हम सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई सब्जेक्ट हमारा यही है। तो लिटरेचर तो आपको पता है, हिंदी का भी लिटरेचर होता है, संस्कृत का भी लिटरेचर होता है। लेकिन अगर मैं कहीं पर भी लिटरेचर शब्द यूज करूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की ही बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा लिटरेचर क्या होता है,
तो जैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे एक डेफिनेशन मैं ले सकता हूं कि एनी पीस ऑफ राइटिंग, एनी पीस ऑफ राइटिंग that belongs to art and culture. Any piece of writing that belongs to art and culture is called literature. देखो, वैसे लिटरेचर की डेफिनेशन कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, कोई आज तक कोई डेफिनेशन दे ही नहीं पाया, है ना। डिस्प्यूटेबल है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से लिटरेचर को डिफाइन करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर बता दूं मैं आपको कि ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अपनी समझ से ये डेफिनेशन बनाई है कि लिटरेचर क्या है। जब भी बात लिटरेचर की आती है तो आप सभी को पता है कि भाई लिटरेचर में क्या है, पीस ऑफ राइटिंग है। लेकिन पीस ऑफ राइटिंग हर कुछ भी लिखा हुआ लिटरेचर नहीं है। आप फेसबुक पर जोक्स पढ़ते हो, आप जैसे कुछ भी आप पढ़ते हो यूट्यूब पर वगैरह कुछ, वो हर चीज लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर सिर्फ उसी पीस ऑफ राइटिंग को मेरे ओपिनियन में मैं हम बोल देंगे जिस जो है आर्ट और कल्चर से बिलोंग करता है, जो किसी कंट्री की किसी पर्टिकुलर समय के आर्ट और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को जो है लिटरेचर कहते हैं, है ना। लिटरेचर क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स, लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन इमोशंस। लिटरेचर जो है वो ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, सोशल कल्चर को, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन इमोशन। भाई सिंपल सी बात है, लिटरेचर का में कोई जैसे कोई कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर का जो इमोशन है वही तो लिटरेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है। सोशल कल्चर उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर टाइम में सोसाइटी का कल्चर क्या था, सोसाइटी में कौन कौन सी ट्रेडिशंस थी, है ना, वो लिटरेचर के थ्रू हमें रिफ्लेक्ट होती है ना। जैसे अगर हम बात करें रामायण की, हम बार बार आदर्श राम राज्य का जिक्र करते हैं। राम राज्य कैसा कि भगवान श्री राम के समय में जो उस टाइम पर जो समाज था, समाज में जो व्यवस्थाएं थी, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा उस टाइम पर समाज ऐसा था, लिटरेचर के थ्रू पता चलता है। जब हम उस समय का लिटरेचर, रामायण पढ़ते हैं, रामायण भी लिटरेचर ही तो एक तरह से, भगवान श्री राम के बारे में हमने जो लिखा वो एक लिटरेचर ही है ना। तो लिटरेचर जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि भगवान श्री राम के समय में जो एक व्यवस्था थी समाज की, वो काफी आदर्श व्यवस्था थी। तो ये चीज जो है वो हमें लिटरेचर के थ्रू जो है वो हमें मिलती है ना। दूसरा, हमें लिटरेचर के अंदर ध्यान रखना, कल्चर के बारे में हम सॉरी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। भाई उस समय की हिस्ट्री, जिस समय का लिटरेचर लिखा हुआ है उस समय की हिस्ट्री भी पता चलती है। लेकिन इसी के साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसे तो देखो बहुत सारी किताबें लिखी हुई होती है, ठीक है, लेकिन हम लिटरेचर में जनरली उन्हीं को कंसिडर करते हैं जिनके अंदर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होती है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब कि राइटर जो है वो शब्दों को, वर्ड्स को बड़े तरीके से संजो के लिखता है, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से लिखता है, सिंपल बात को कन्वे करने के लिए भी इफेक्टिव मैनर यूज करता है, इसी को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, इट रेफर्स ह्यूमन इमोशन, ये ह्यूमन इमोशन को, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को, हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती है ना, वो कोई ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं होती। द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इज फिगरेटिव। लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती है वो फिगरेटिव होती है। फिगरेटिव का मतलब होता है डेकोरेटिव।
फिगरेटिव का अर्थ होता है डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब है कि चीजों को हम बड़ा तरीके से इफेक्टिव मैनर के अंदर हम लोग सजा सजा कर लिखते हैं। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपको लिटरेचर का पूरा बैकग्राउंड जो है वो समझ में आ गया कि आखिर लिटरेचर हम लोग कहते हैं किसको है। लिटरेचर के फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का फॉर्म अगर हम बात करें तो एक फॉर्म है लिटरेचर का पोइट्री, है ना। पोइट्री देखो, जब आप चीजें एक्सप्रेस करते हो, आप किस किस तरीके से किस किस मैनर में आप एक्सप्रेस करते हो। फर्स्ट एक है लिटरेचर का फॉर्म जो है वो है पोइट्री। पोइट्री क्या होती है? ये टेक्स्ट होता है जो रिटन लिखा हुआ होता है, रिटन इन रिदमिक स्ट्रक्चर्स। ये रिदम के साथ में लिखा हुआ होता है। यानी जब पोएट्री हम लोग उस टेक्स्ट को कहते हैं जिसके अंदर चीजें जो है वो बहुत ही रिदम के साथ में जो है वो लिखी हुई होती है, जो रिदम में काफी रिच होती है, जिसमें मीटर्स का यूज खूब ज्यादा होता है ना। यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो ये पोएट्री होती है। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी हम बात पोएट्री की करते हैं तो पोएट्री के साथ हमारे सामने एक वर्ड आता है पोएम, है ना। आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस है कि पोएट्री जो है वो एक काउंटेबल नाउन है और पोएम जो है वो काउंटेबल नाउन है। पोएट्री अनकाउंटेबल है और पोएम काउंटेबल है। दूसरा जो डिफरेंस है, ध्यान रखना कि पोएट्री लिखने की स्टाइल को बोलते हैं और पोएम जो है वो उस आर्ट ऑफ राइटिंग को। एक सेकंड गाइस, चलिए, कोई इशू आ गया था, कोई नहीं। तो पोएट्री जो है वो लिखने की स्टाइल को बोलते हैं और पोएम जो है, पोएम उस आर्टिकल वर्क को कहते हैं, है ना। जो एक वर्क, जो रचना हमने लिखी है उसको पोएम कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो पोएम होती है वो पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो पोएट्री आप समझ गए। तो पोएट्री जो रिदमिक स्ट्रक्चर्स के साथ लिखी होती है, जिसमें लय होती है, ताल होती है, इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। दूसरा जो है वो आपका पोएट्री के बाद में ड्रामा ले लेते हैं। ड्रामा, ड्रामा को ध्यान रखना, इट इज रिटन फॉर theatrical परफॉर्मेंस। थिएट्रिकल परफॉर्मेंस यानी थिएटर में परफॉर्म करने के उद्देश्य के साथ में जो है वो ड्रामा लिखा जाता है। हालांकि फ्यूचर के अंदर कई ड्रामा ऐसे भी लिखे गए थे जो सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से लिखे जाते थे, उनका एक अलग वैरायटी बनती थी जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपका ध्यान रखना है कि ड्रामा जो, ध्यान रखना, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है और इसके अंदर यूज होता है यूज ऑफ डायलॉग्स, है ना। इसके अंदर डायलॉग्स का यूज होता है, ध्यान रखना। यानी जो लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड, वो है आपका प्रोज।
प्रोज क्या होता है, जिसको गद्य हम कहते हैं, और ये लिखा हुआ होता है, इट इज रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये सामान्य सी भाषा में लिखा जाता है, जो बोलचाल की भाषा जो होती है ना, इसके अंदर रिदम जो या मीटर वीटर ये सब कुछ नहीं होता। ये जो होता है लय के साथ में लिखी जाती है, सॉरी लय के साथ नहीं लिखी जाती, बिना रिदम के लिखी जाती है। इसके अंदर कोई मीटर नहीं होता, इसके अंदर कोई राइम नहीं होती, नो राइम, नो मीटर। अगर हम बात करें तो जैसे एसेज हैं, है ना, एसेज हो गए, ट्रेवलॉग्स हो गए, एसेज या ट्रेवलॉग्स जो आपके प्रोज के अंदर आते हैं। ड्रामा जो है वो ड्रामा भी ध्यान रखना कि प्रोज में लिखा जा सकता है। फोन कौन कर रहा है फोन? जो ड्रामा है वो भी ध्यान रखना प्रोज के अंदर लिखा जा सकता है। थर्ड जो हम बात करेंगे, फोर्थ, वो करेंगे फिक्शन की। फिक्शन, ये ध्यान रखना, इमेजिनरी स्टोरी होती है। फिक्शन जो होता है वो इमेजिनरी स्टोरी होती है। जो काल्पनिक कहानियां जो होती है वो फिक्शन में आती है, और फिक्शन भी जनरली क्या ऑलमोस्ट 100% ही है जो प्रोज में ही लिखा जाता है। तो इसके अंदर जैसे स्टोरी हो गया, है ना, या हम लोग कह सकते हैं नॉवेल्स हो गए, ये सब फिक्शंस में आता है। तो ये चार फॉर्म हो गए ड्रामा के। पोइट्री हो गया, पोइट्री के बाद ड्रामा, प्रोज और फिक्शन, ये लिटरेचर के चार फॉर्म हो गए। इसके बाद देखो एक मॉडर्न टाइम के अंदर, भाई ट्रेडिशनली तो लिटरेचर के लिए चार ही टाइप होते थे, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चार ही फॉर्म होते थे। लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, इवन हम लोग फिल्म्स को भी लिटरेचर का एक जो है वो फॉर्म मान सकते हैं। हालांकि ये ड्रामा का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ड्रामा का ही अपग्रेडेड वर्जन है, बट अगर हम ई लिटरेचर की भी बात करें, उसके अंदर भी हम जो फिल्म है, फिल्म को लिटरेचर का फिफ्थ फॉर्म जो है हम सकते हैं। आजकल इसके ऊपर भी देखो एक डिबेट चल रही है कि क्या लिटरेचर ड्रामा को हमें कंसिडर करना चाहिए क्या, फिल्म को इसके अंदर कंसिडर करना चाहिए क्या। तो ये भी कुछ ऐसा जो है वो एक आजकल चल रहा है। तो ये तो ठीक है, स्कॉलर्स अपना डिस्प्यूट करते रहते हैं, जब भी चीजें आएगी तो हम भी इसको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे समय के साथ में। बट हाँ, फिल्म जो है वो भी किसी व्यक्ति की आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करने का एक जरिया है। चलिए, इसके बाद अपन देखो क्या देखेंगे, हमें देखना है कि लिटरेचर का फंक्शन क्या होता है, हमें लिटरेचर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या रीजन है कि हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ लिटरेचर, फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। सबसे पहले हमें ध्यान रखना ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। जो लिटरेचर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्लेजर प्रोवाइड करता है। प्लेजर मतलब आप जब लिटरेचर पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, ताकि आपको सिंपल सी बात है, कोई आनंद की अनुभूति हो, तो मजा आए, एंटरटेनमेंट आए। इट रिफ्लेक्ट्स सोशल रियलिटीज, ये सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे सेटायर है, सेटायर में क्या होता है,
लिटरेचर के थ्रू जो व्यक्ति है वो अपने वर्क के थ्रू समाज का जो आईना है, समाज में जो घटित होने वाली जो नेगेटिव जो चीजें हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम लोग लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो नियो क्लासिकल एरा जो था, उस एरा के अंदर सिंपल सी बात है, जो कहते हैं ना एक सुडो कल्चर था, दिखावे का जो कल्चर था वो ज्यादा था। तो हमें ये कब कैसे पता चलता है कि उस समय का लिटरेचर हम जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि न्यू क्लासिकल एरा के अंदर लोग सुडो कल्चर के अंदर ज्यादा रहते थे। तो ये सोशल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही ध्यान रखना, ये इट इम्प्रूव्स या इट प्रोवाइड्स कल्चरल वैल्यूज। लिटरेचर पढ़ने से व्यक्ति को कल्चरल वैल्यूज भी मिलती है। मैं रामायण पढ़ूंगा तो रामायण के अंदर जो राम, भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं वो भी तो मेरे अंदर आएंगे, मैं उनको भी तो सीखूंगा। तो ये हमें कल्चरल वैल्यूज भी प्रोवाइड करती है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न सिनारियो में हम ले सकते हैं, रीडिंग ऑफ लिटरेचर जो है इट इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स एंड वोकैबुलरी। भाई इससे हमें लैंग्वेज की स्किल्स और वोकैबुलरी जो है वो हमारी इंप्रूव होती है। जैसे जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है। हमारे इंडिया में लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए ही लिटरेचर प्रोवाइड करा जाता है। और इट एनहांसेस आवर क्रिटिकल थिंकिंग। इट एनहांसेस आवर क्रिटिकल थिंकिंग। चीजों को विश्लेषण करने की क्षमता भी आपके अंदर डेवलप होती है। एक बात बताओ, हर व्यक्ति अपनी लाइफ जीता है, लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप हजारों लाइफ जीते हैं। आप नॉवल पढ़ते हो, उस नॉवल के अंदर 10 कैरेक्टर्स होते हैं, आप 10 कैरेक्टर की लाइफ को आप अच्छे से समझते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन आप कर रहे हो। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आपके अंदर बिल्ड होती है। कोई नॉवल के अंदर कोई कैरेक्टर कोई गलती करता है और उस गलती का जो रिजल्ट उसके सामने आता है, वो परिणाम उसको जो मिलता है, क्या उस परिणाम से हम भी नहीं सीखते हैं क्या? हमारे अंदर भी तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल थिंकिंग हमारे बिल्ड होती है। किताबें पढ़ने से, अच्छा लिटरेचर पढ़ने से क्रिटिकल थिंकिंग भी बिल्ड होती है। ये लिटरेचर का फंक्शन है। लिटरेचर क्यों लिखा जाता है और लिटरेचर क्यों पढ़ा जाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि हम कह सकते हैं कि जो लिटरेचर है ये मिरर टू सोसाइटी है। लिटरेचर को ध्यान रखना मिरर टू सोसाइटी कहा जाता है। भाई मिरर, मिरर का अर्थ होता है दर्पण। आप दर्पण के सामने जब खड़े हो तो आपको जो चीजें दिखती है ना, जो चीजें आपको दिखती है, तो लिटरेचर पढ़ने से हमें उस पर्टिकुलर समय का जो आईना है वो भी हमें दिखता है। क्या मिरर करता है ये पॉलिटिकल आइडियाज को मिरर करता है। मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, लिटरेचर को आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है ना। चलो एक काम करते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर दूं। हमने क्या किया, आज तक का जो लिटरेचर है उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, उसको उसके नेचर के अनुसार हमने अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। सन 450, अभी 2026 चल रहा है, सन 450 से पहले का जो लिटरेचर था वो अनइंटेलिजिबल था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेड वर्जन में था।
हमने उसको, या अवेलेबल था ही नहीं, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। हम लिटरेचर की शुरुआत 450 से कंसिडर करते हैं। 450 से 1066 तक का जो लिटरेचर है ना, उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। उसको कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। 1066 से 1558 का जो लिटरेचर है उसको हम लोग कहते हैं मिडिल इंग्लिश। उसको क्या कहते हैं? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। 1558 टू 1660 तक, 1660 तक का जो लिटरेचर है उसको हम लोग रिनेसेंस लिटरेचर कहते हैं, है ना। और 1660 से 1798 तक का जो लिटरेचर है उसको हम लोग कहते हैं नियो क्लासिकल लिटरेचर। क्या कहते हैं? नियो क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं। और 1798 से 1832 या 1837 तक का जो लिटरेचर है उसको हम लोग रोमांटिक लिटरेचर कहते हैं। रोमांटिक लिटरेचर या रोमांटिक एज। और 1832 या 37 से 1901 तक का जो लिटरेचर है उसको हम लोग विक्टोरियन लिटरेचर कहते हैं। और 1901 से 1945 तक का जो लिटरेचर है उसको हम लोग मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं। और 1945 के बाद का जो लिटरेचर है उसको हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं। तो ये लिटरेचर है, हमने आज तक हमने समय के अकॉर्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसके जो ट्रेड्स थे, जो फीचर थे, उसके अकॉर्डिंग हमने लिटरेचर को जो है अलग अलग तरीके से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ध्यान रखिएगा 450 से 1066 तक के लिटरेचर को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग जॉफ्री चौसर वगैरह ये सब पढ़ते हैं। फिर आपके देखो मिडिल इंग्लिश आ गया, रिनेसेंस आ गया, रिनेसेंस विलियम शेक्सपियर रिनेसेंस एरा में है। उसके बाद नियो क्लासिकल आ गया। नियो क्लासिकल आपको पता है जिसके अंदर हम लोग पोप वगैरह, अलेक्जेंडर पोप और इनको पढ़ते हैं। रोमांटिक एज की बात आती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, रॉबर्ट सदी, एसटी कॉलरिज, इनको हम पढ़ते हैं। विक्टोरियन लिटरेचर, टेनिसन वगैरह, मॉडर्न लिटरेचर हो गया और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर हो गया। तो ये लिटरेचर के अलग अलग टाइम है। जब हम इस समय का जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता, हमें उस समय का जो पॉलिटिकल आइडियाज है वो रिफ्लेक्ट होती है। उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में हमें जानने को मिलता है। इकोनॉमिक कंडीशंस। अब देखो ये सारी चीजें प्रश्न में पूछी जा सकती है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इस तरीके से। तो भाई इवन जो लिटरेचर है इट कैन मिरर पॉलिटिकल आइडियाज, यस इट कैन मिरर इकोनॉमिक कंडीशन, या इकोनॉमिक कंडीशन को भी मिरर कर सकता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये उस समय की रिलीजियस बिलीफ को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, उस समय के सोशल कस्टम को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। रिलीजियस बिलीफ और सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो ये हमें कुछ चीजें हैं ध्यान रखना है। एक बार हम शुरू कर देते हैं। मेरी एक आदत है, मैं चीजों को रिपीट कर करके, मैं रिवाइज कर करके पढ़ाना प्रेफर करता हूं। तो यहां पर देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने लिटरेचर की डेफिनेशन जानी कि लिटरेचर होता क्या है। फिर हमने देखा कि लिटरेचर के अंदर ही सोशल कल्चर इमोशंस वगैरह ये होते हैं। फिर हम लिटरेचर के फॉर्म्स की बात करते हैं तो पोएट्री के बाद में आपका ड्रामा हो गया, ड्रामा के बाद में प्रोज हो गया, प्रोज के बाद में फिक्शन हो गया, और फिक्शन के बाद में आपका ये लिटरेचर का
फंक्शन हो गया, क्या क्या फंक्शंस है। उसके बाद हमने कहा कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी को मिरर करता है। मिरर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। उसके बाद हमने बात की लिटरेचर के अलग अलग पीरियड्स की, हमने बात कर ली लिटरेचर को उसके नेचर के अकॉर्डिंग। हम लिटरेचर को जो है वो अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक तरह से, ध्यान रखिएगा। चलिए, चलिए। आप लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे कभी, बस स्टेशन गए होंगे। वहां पर आपको जो बुक स्टोर होता है वहां पर आपको तरह तरह की किताबें मिल जाती है। वो कई सारा वल्गर लिटरेचर मिलता है, कई तरह ऐसे, मतलब नॉर्मल कहते हैं जो हम लोग बस एक बार पढ़ते हैं और उसको फेंक देते हैं किताब को, वो भी तो लिटरेचर ही है। लेकिन एक अच्छा लिटरेचर क्या माना, किससे माना जाता है हमें, भाई कौन, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से किसी लिटरेचर को बढ़िया माना जाता है, किसी लिटरेचर को बेकार माना जाता है। एक जमाना था जब राइटर्स 10-10 15-15 साल लगा देते थे किसी नॉवल को लिखने में, और आज समय आया है कि 2 महीने के अंदर नॉवल लिखा जाता है। तो क्वालिटी ऑफ गुड लिटरेचर, क्वालिटी ऑफ गुड लिटरेचर, एक बेहतरीन लिटरेचर की क्वालिटी क्या होती है? नंबर वन, इट हैज यूनिवर्सलिटी। बढ़िया लिटरेचर वो होता है जिसके अंदर यूनिवर्सलिटी होता है, सार्वभौमिकता होता है, मतलब वो किसी एक कंट्री या कल्चर तक लिमिटेड नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड को रिफ्लेक्ट करता है। विलियम शेक्सपियर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं हम पढ़ते हैं, वो कैरेक्टर आज के समय में भी हमें प्रासंगिक लगते हैं। ऐसा हमें लगता है कि ऐसे कैरेक्टर जो है वो आज के समय में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। लिटरेचर अच्छा वो माना जाता है जिसके अंदर आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है। आर्टिस्टिक ब्यूटी, आर्टिस्टिक ब्यूटी का अर्थ हुआ कि किसी भी लाइन को, किसी भी थॉट को प्रेजेंट करने के लिए हमने बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतरीन एक्सप्रेशंस को हमने यूज किया। जब भी मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूं, अभिव्यक्ति इसका मतलब बोलने में जो शब्द हम यूज करते हैं, जो सेंटेंस हम यूज करते हैं, वो है आर्टिस्टिक ब्यूटी। बेहतरीन लिटरेचर वो माना जाता है जिसके अंदर लास्टिंग वैल्यूज हो, यानी ऐसे अच्छे थॉट्स, अच्छी वैल्यूज हो जो लास्ट लंबे वक्त तक बनी रही, यानी जिसका इंप्रेशन जो है, जिस लिटरेचर को पढ़ने के बाद हमारे अंदर लंबे वक्त तक उस लिटरेचर का जो असर है, उसका जो वैल्यूज है, वो हमारे अंदर बने रहे। जैसे रामायण है, रामायण को पढ़ने के बाद हमारे अंदर वो वैल्यूज लंबे वक्त तक बने रहते हैं। तो ये लास्टिंग वैल्यूज जो है वो लिटरेचर का एक बेहतरीन फीचर है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर इमोशनल डेप्थ भी होनी चाहिए, मतलब जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आप इमोशनली उससे अटैच हो, कनेक्ट हो, उसके अंदर इतनी डेप्थ हो कि आप उसके अंदर डूब जाए। ठीक है। और जो इसमें हम कह सकते हैं कि और भी कई चीजें हम ले सकते हैं, आपको जो लगे वैसा आप अपनी तरफ से भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर ट्रूथ हो, हाँ, ट्रूथ ऑफ लाइफ हो, जीवन की सच्चाई हो, ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये आपको कुछ ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, कुछ की वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे जब भी हम बात करते हैं जॉनरा की, लिटरेचर जॉन की, जॉनरा अलग अलग टाइप का लिटरेचर होता है। जॉनरा का मतलब होता है उसका काइंड, टाइप। जैसे मतलब नॉवेल्स की बात कर लेते हैं हम। कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री पर लिखे जाते हैं, तो हिस्टोरिकल जॉनरा हो गया।
कुछ साइंस पर लिखे जाते हैं, वो साइंस फिक्शन हो गए। तो एक अलग अलग कैटेगरी टाइप जो होता है उसको जॉनरा कहते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, कैरेक्टर्स की बात करें तो जो पर्सन्स होते हैं लिटरेचर के अंदर वो कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। इसके अंदर जैसे आप जैसे हम थीम की भी बात कर सकते हैं। जब भी बार बार हम थीम का जिक्र करें तो थीम का समझ लेना सब्जेक्ट मैटर। और जब भी एक काम करना, जब भी आप लिटरेचर का कोई वर्क पढ़ो ना, आप उस वर्क की थीम जरूर देखा करो, उस वर्क की थीम जरूर देखा करो कि यहाँ पर ये जो वर्क है इसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये भी आप इसका देखा करो। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लॉट की। प्लॉट जिक्र भी बार बार आता है। प्लॉट का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स। जो कहानी के अंदर जो घटना होती है, जो आपस में कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई थी एक के बाद एक सारे इवेंट्स, उनको प्लॉट कहते हैं। एक नॉवल, एक आपका ड्रामा, उसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे घटनाएं, इवेंट्स होती है और वो सारे इवेंट्स आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्लॉट कहा जाता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मैनर में और बहुत ही बड़ी गजब तरीके से हमने एकदम तरीके से इसको समझ लिया। तो यहाँ से हम आगे का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, हम हर चीज को बढ़िया से बढ़िया तरीके से हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। आपका एक काम है, देखो हमारी जर्नी जो है वो काफी लंबी रहेगी, काफी सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, जो सिलेबस में है। और मतलब जो टीयर 1 वगैरह में जो भी आएगी, और इसके अलावा बहुत डिटेल में हमें चीजें पढ़नी है। आप लोगों को पहले मुझसे जुड़ना पड़ेगा, मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। आप मेरे इस लेक्चर को कम से कम, ये जो लेक्चर है शुरुआत के 2-3 लेक्चर, इसको कम से कम 2-3 बार देखो। इससे आपको मेरा एक बोलने का वे, मेरी लैंग्वेज, मेरा प्रोनाउंसिएशन और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आगे की जर्नी जो है बहुत इफेक्टिव मैनर के साथ हम लोग कर पाएंगे। चलिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।